नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और चुनाव के साथ साथ एक बार फिर से हिंदू विपक्ष के निशाने पर आ चुका है। ओवैसी बुर्के वाली वजीर आजम की कल्पना कर रहे हैं। गलत एक मुस्लिम महिला के प्रधानमंत्री बनने की कल्पना नहीं, गलत है बुर्के के साथ उसको जोड़ना। वहीं मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को हिंदुत्ववादियों से खतरा बढ़ गया है और टीएमसी की मोइना मित्रा भी यहाँ मिला रही है। सवाल यह है कि क्यों बार बार हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी को अलग अलग देखा जा रहा है और इसके जरिए क्या सनातन धर्म की हिंदू विचारधारा को खंडित करने की साजिशें बार बार रची जा रही है। साथ ही सवाल यह भी है क्या हिंदुत्व की परिभाषा वो होगी जो कांग्रेस और विपक्ष बताएगा या फिर वो जो साधु महात्मा बनाएंगे, और क्यों हिंदू हमेशा से विपक्ष के लिए एक सॉफ्ट टारगेट रहा है। आज बात इसी पर। शायद हम और आप नहीं रहेंगे मर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। अब सोचिए, क्या वाकई में भारत के अंदर इस विचारधारा को इसलिए पोषित किया जाता है कि कोई अपने अधिकारों के लिए आगे ना बढ़े। ईरान का हाल देखिए, वहां हिजाब को उतारकर फेंका जा रहा है। अब सऊदी अरब में जाइए, जहां मक्का है और जिसको सबसे पाक माना जाता है, वहां चेहरा ढका नहीं होता है और वहां सबसे प्रोग्रेसिव मुस्लिम है। तो फिर भारत में ऐसा क्यों, और क्यों हिंदू को ही निशाने पर लिया जाता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता नवीन शर्मा जी, वीएचपी से अमितोष पारिक जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस विचारधारा से उमेश गोटेवाल जी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर मौलाना नजीम अशरफी जी हैं। शुरुआत उमेश गोटेवाला जी आपके साथ। ऐसा क्यों है कि हिंदू हमेशा से निशाने पर रहता है? कभी राहुल गांधी कहते हैं कि जो मंदिर में जाते हैं वही बाहर आकर लड़कियां छेड़ते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदुओं को सबसे ज्यादा खतरा हिंदुत्व विचारधारा से है। आपके मणिशंकर अय्यर कहते हैं, आपके सहयोगी पार्टी टीएमसी की मोइना मित्रा कहती हैं। आखिर क्यों हिंदू हमेशा निशाने पर क्यों? विजेंद्र भाई, जैसा कि आपने कहा, टीएमसी कांग्रेस की गठबंधन सहयोगी है। कांग्रेस की गठबंधन सहयोगी टीएमसी नहीं है वर्तमान में। रही बात ओवैसी जी की, जहाँ तक मैं मानता हूँ कि ये जब चुनाव चाहे विधानसभा के हों, चाहे लोकसभा के हों, चाहे उपचुनाव हो, उसी समय पे ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये इन बातों को उजागर किया जाता है। और जैसा मैं ये मान के चलता हूँ, मेरा ये मानना है, ये व्यक्तिगत तौर पे कोई बड़ी बात नहीं कि ओवैसी जी बीजेपी के बी टीम के सदस्य हों। मणिशंकर अय्यर की भाषा का और उनकी जो बोल हैं, मैं उसकी व्यक्तिगत तौर पे, मैं पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं, आपने जैसा भी कहा, मैं विचारक हूँ, पर मैं पार्टी संगठन से जुड़ा हुआ नहीं हूँ अभी तक वर्तमान में। पर मैं इसकी, मणिशंकर अय्यर ने अगर कोई बयान दिया है तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। फिर तो राहुल गांधी की निंदा कीजिए भाई। कैसे? वो कहते हैं जो मंदिर में जाने वाले हैं वही बाहर आकर लड़कियां छेड़ते हैं। हिंदू को हिंदुत्व से खतरा है, हिंदू को हिंदुत्ववादियों से खतरा है, ये राहुल गांधी कहते हैं। बच्चियों को छेड़ने की घटना तो बात ऐसी है कि बच्चियों के छेड़ने की नहीं है। अरे भाई, मंदिर में जाने वाला बाहर आकर लड़की छेड़ेगा। बलात्कार हो रहे हैं, रोजाना बलात्कार हो रहे हैं। तो मंदिर में जाने वाला छेड़ता है क्या? मैं मंदिर की मस्जिद में जाने की बात नहीं कर रहा। राहुल गांधी कहते हैं, सही कह रहे हैं। राहुल गांधी सही कह रहे हैं। बच्चियों को, राहुल गांधी सही कह रहे हैं, मणिशंकर गलत कह रहे हैं। ये कौन सी विचारधारा हो गई? बच्चों के साथ तो रोजाना बलात्कार हो रहे हैं। दोनों तो एक ही बात कह रहे हैं ना उमेश गोटेवाला जी। और रोजाना राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं कि हिंदुओं को हिंदुत्ववादियों से खतरा है। मणिशंकर भी यही कह रहे हैं कि हिंदुओं को हिंदुत्ववादियों से खतरा है। आपकी नजर में मणिशंकर तो गलत हो गए, राहुल गांधी सही कैसे हुए? राहुल गांधी, जो आपने जो प्रश्न किया है, मैंने उसका जवाब दिया है कि राहुल गांधी जी ने जो बात कही है वो उन्होंने इस स्टेप में कही है कि जिस रूप में बच्चियों को, लड़कियों को, मस्जिद जाने वाला क्यों नहीं छेड़ता लड़कियां? सिर्फ हिंदू मंदिर में जाने वाला ही क्यों छेड़ता है? नहीं, मुस्लिम भी छेड़ते हैं।
मुस्लिम भी छेड़ते हैं, हिंदू भी छेड़ते हैं, सभी छेड़ते हैं। राहुल गांधी तो नहीं कहते। निशाने पर यही तो सवाल है कि क्यों विपक्ष के निशाने पर हमेशा हिंदू होता है, क्यों होता है हर बार? अमितोष जी, पश्चिम बंगाल के अंदर इलेक्शन आने के साथ ये अलग तरीके की विचारधारा पोषित की जा रही है कि भाई हिजाब वाली वजीर आजम होगी, कोई समस्या नहीं है भाई, एक मुस्लिम प्रधानमंत्री हो सकती है, लेकिन हिजाब वाली तो ईरान में भी नहीं है, हिजाब तो ईरान में भी उतर रहे हैं, सऊदी अरब में भी उतर रहे हैं। तो उस विचारधारा को भारत के अंदर पोषित क्यों किया जा रहा है? और जो कांग्रेस और टीएमसी कर रही है, क्या ये सिर्फ वोट बैंक के लिए या फिर हिंदुओं को आपस में बांटने के लिए? विजेंद्र भाई, सबसे पहले तो एक सवाल यहाँ खड़ा होता है कि जो लोग इलेक्शन के साथ हिंदुत्व और मुसलमान की बातें करते हैं वो पार्टी बीजेपी से आते हुए नहीं दिखते। वो दिखते हैं असुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, टीएमसी, ममता बनर्जी, मोइना मित्रा, कृष्णा अय्यर, ये मनीष अय्यर, ये सभी दिखते हैं। तब क्या होता है? तब भी ये बता दिया जाता है कि चुनाव आ रहे हैं इसलिए हिंदुत्व की बात, तेरे पर चुनाव आते हैं तो इस्लाम की बात नहीं आती, चुनाव आते हैं तो क्रिश्चियन मिशनरी की बात नहीं आती, चुनाव आते हैं तो लव जिहाद की बात नहीं आती। लेकिन जो लोग क्रिश्चियन और बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा समझते हैं वो हिंदू और हिंदुत्व में बताने चले ज्ञान। वो मोइना मित्रा जो ज्ञानवापी के विषय में शिव के बारे में उपहास करती है वो हिंदू हिंदुत्व को बताने चलिए। वो मनीष अय्यर जो कहते हैं द कांग्रेस हैज नो रिलेशन विद सॉफ्ट हिंदुत्व, और इन्हीं के पार्टी के राजदीप कहते हैं कि वी आर ए ब्राह्मण क्लैड डीएनए ऑफ पार्टी। वो लोग बताने लगे हिंदू और हिंदुत्व क्या है। वो लोग बताने लगे हैं जिनको मंदिरों में बलात्कार दिखते हैं। वो लोग बताने लगे जो 2019 में विकीलीक्स में कहते हैं कि हिंदुत्व इज मोर डेंजरस देन लश्कर ए तैयबा। वो लोग बताते हैं जो कॉन्क्लेव करते हैं इरेडिकेट ऑफ सनातन। वो लोग बताते हैं जिनकी पार्टी के गठबंधन के छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल बोलते हैं हिंदुत्व इज मोर वर्स देन नक्सल। वो लोग बताते हैं जो बोलते हैं कि वी हैव नथिंग टू डू विद हिंदुत्व। आज ये दिक्कत आ चुकी है कि दे हैव सीन क्रिश्चियनाइजेशन इन हिंदू, दे हैव सीन इस्लामिजाइजेशन इन हिंदू, दे हैव सीन अब्राहमिकल इन हिंदू, बट दे आर मोर अवेयर कि लव जिहाद का विषय छत्तीसगढ़ में हुआ था, इन्हीं के कर्नाटक के अंदर में हुआ था, तभी नहीं गए। ये वो लोग हैं जो जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ महाअभियोग लेते हुए सदन में चले गए। क्यों? क्योंकि उसने हिंदू को अधिकार दिया दीप जलाने का। फिर ये सर्वोच्च न्यायालय चले गए। क्यों? क्योंकि हिंदू नहीं चला सकते। कुछ समय पहले तमिलनाडु में इन्हीं की पार्टी गठबंधन के स्टालिन ने मुर्गन का मंदिर तोड़ दिया, सड़कों पे भीड़ आ गई, वो हिंदू नहीं दिखते। लेकिन दलित की बात करने वाले दीपू चंद्रदास दलित को जलाया जाता है तब ये चुप हो जाते हैं। मुझे लगता है कि इनको समझ में आ गया है कि हिंदू के बारे में कुछ भी कहो लेकिन मुसलमान और क्रिश्चियन को रखो तो हमारा साइड बोसो है, सेक्युलरिज्म रहेगा। क्यों? हिंदू क्या है, थोड़ी दिन बोलेगा चुप हो जाएगा। ठीक है, मौलाना नजीब अशरफी जी, असदुद्दीन ओवैसी जो बयान दे रहे हैं उसमें मुझे आपत्ति इस पर है कि भाई हिजाब वाली वजीर आजम होगी, एक महिला क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर में देखा, हमारी कर्नल सोफिया को हमने देखा, वो हिजाब में नहीं थी। तो क्या देश उनके साथ नहीं? यकीनन देश उनके साथ। अगर कोई प्रोग्रेसिव सोच के साथ आगे आए तो समझ में आता है। और ये हिजाब तो सर ईरान और सऊदी अरब में भी नहीं बचा, तो भारत में इसको क्यों टारगेट किया जा रहा है? देखिए विजेंद्र भाई, बड़ी दिक्कत तो ये है, हर बार मैं आपसे कहता हूँ मेरा नाम नजीब नहीं है, नाजिम है, NAZIM। वो चैनल ही आज तक ठीक नहीं कर पाया नाम को मेरे। नजीब नाम नाजिम है, NAZIM, नाजिम कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जहां तक आप हिजाब की बात कर रहे हैं तो हिजाब जहां है वहां है, कहीं से खत्म नहीं हुआ हिजाब, है ना। देखो ये अपना तबीयत है, ये पर्दे में रहने का एक सवाल। जो हिजाब में रहना चाहती है वो रहे, नहीं रहना चाहती है वो नहीं रहे। अब मैं असदुद्दीन ओवैसी पर आता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी ने हिजाब क्यों कहा, क्यों नहीं कहा, ना तो मैं असदुद्दीन ओवैसी पार्टी का कोई नुमाइंदा हूँ, ना भारतीय जनता पार्टी का, ना कांग्रेस का, समाजवादी, मेरा इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। आप जैसा कि हर बार जानते हैं, मैं कहता ही रहता हूँ, मैं राष्ट्रीय हिंदू मुस्लिम एकता दल चलाता हूँ। बिल्कुल। और मैं सबके लिए भले की बात करता हूँ, सबके लिए अच्छी की बात करता हूँ, अपने मुल्क के लिए भले की बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। रही बात ये, जो जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी पार्टियां ये है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, या अदरवाइज जो भी दल हो, जो भी जिस तरह की भी पार्टी हो, चुनाव के टाइम पर ही हिंदू, मुस्लिम, मुसलमान, मदरसे, मंदिरों में बलात्कार, मदरसों में क्यों नहीं, ये सारी बातों का मेरे कोई भी इसका विषय, कोई भी इसका मौजूद समझ नहीं आता। ये बात जो है, अगर एक दूसरे पे कटाक्षी करना है, एक दूसरे पे बहुतान तोहमती लगानी है, एक दूसरे को गाली की गनौती करना है मजहब को, तो ये तो बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त ही क्यों करना है? अभी जरूरत है हमारे देश को सशक्त करने की, अभी जरूरत है हमारे देश को मजबूत करने की। अभी विषय है हमारे जो हिंदू भाई, जो सनातनी भाई है, अदरवाइज किसी भी कास्ट के हो, जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक है, उनको बचाने की अभी जरूरत है, उन पर ध्यान देने की अभी जरूरत है। हमारे
भारतवर्ष में जो जरूरियात हैं, जो मुद्दे हैं, खासतौर से बेरोजगारी के हैं, सर समस्या ये है नाजिम साहब कि जब ऐसे बयान देती है ना कांग्रेस, जब ऐसे बयान टीएमसी देती है, जब ऐसे बयान असदुद्दीन ओवैसी देते हैं, तो तबका समर्थन करता है तभी तो बयान देते हैं, और इन बयानों से खुश होते हैं तभी तो देते हैं। वरना मैंने मणिशंकर अय्यर, मोइना मित्रा और असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कहीं से भी कोई बाकायदा फरमान जारी कर दिया गया हो, मैंने नहीं देखा है कि भाई आपने बयान बहुत गलत दिया है, समाज मजम्मत करता है। ऐसा क्यों नहीं होता? मैं कर देता हूँ, असदुद्दीन ओवैसी ने यह बयान बहुत गलत दिया है, हो गया। अब इससे कोई फायदा तो नहीं होना। फायदा कैसे नहीं है? ताकि जिससे कि हमारा भला हो, जिससे कि किसी मौजू की एक जुज निकल कर आए, किसी मौजू का हल हो। कहने का मतलब यह है, कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार हो, वो गुमराह करके रखना चाहती है। ये असदुद्दीन ओवैसी कोई मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है, ना ही मुसलमान इन्हें अपना रहनुमा मानता है। कांग्रेस सर लोग कहते होंगे इनकी पार्टी के होंगे, वो हिंदू भी हो सकते हैं, वो किसी भी धर्म से हो, इनकी पार्टी के जो नुमाइंदे होंगे वो इनको अच्छा कहेंगे। लेकिन मैं तो इनको अच्छा नहीं कहता, ना मैं इनको बुरा कहता, ना मैं किसी को बुरा कहता। मैं ये कहता हूँ कि हमारे देश में क्यों ना अमन, चैन, सुकून इसको कायम किया जाए। जिसको भी पीड़ा हो रही है, जिसको तकलीफ हो रही है, बिल्कुल क्यों ना उसके साथ आया जाए, क्यों ना उसके साथ में नवीन शर्मा, ठीक है, बहुत अच्छी बात की सर आपने। नवीन शर्मा, ये बयान क्यों होते हैं कि इलेक्शन आते आते हिंदू, हिंदुत्व, मुस्लिम, पंचर वाला और अलग तरीके के बयान दिए जाते हैं, मंगलसूत्र के बयान दिए जाते, क्यों होता है इलेक्शन होते हैं? देखिए, ये सर्वविदित है कि कौन ये बयान देता है और किस मौके पर ये बयान दिए जाते हैं। आप भी जानते हैं, और जिस चैनल के हवाले से जो लोग इस बात को सुन रहे हैं वो खूब अच्छी तरह से पहचानते हैं कि कौन ऐसी पार्टी है, कौन ऐसा तबका है जो एन चुनाव से पहले ऐसे बयान देकर एक माहौल, एक नरेटिव, एक तुष्टीकरण की राजनीति, एक मैं कहूँगा एक माहौल बनाकर वोट का बेनिफिट लेने के लिए कर रहा है। जहाँ तक आज की डिबेट का विषय है, ओवैसी के बयानों को लेकर हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि उनका ये कहना कि साहब एक दिन किसी हिजाब धारण की हुई महिला देश के सर्वोच्च पद पर बैठेगी, हम कहते हैं बैठनी भी चाहिए। ये बड़े गौरव की बात है कि कोई महिला देश के सर्वोच्च पद पर बैठे। संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 16 भी है, सर्वोच्च पद पर अभी भी हमारी महामहिम महिला है। बिल्कुल मैं सहमत हूं आपकी बात से, लेकिन अगर कोई इस बात में इस बात का संपुट लगाता है कि हिजाब पहने हुए, टोपी लगाए हुए कोई व्यक्ति वहां बैठे, तो जाहिर सी बात है कि ये लोग एक तरह से कट्टरवाद की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं, और जो देश के हित में कदापि उचित नहीं है। और ऐसे बयान सिर्फ इनके टीवियों तक सीमित रह जाते हैं, मंचों तक सीमित रह जाते हैं। अपने तबके से किसी महिला को वहां पहुंचाने से पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि पिछले कई पीढ़ियों से जो महिलाओं के साथ अत्याचार विशेषकर आपके संप्रदाय, आपके समुदाय में हुआ है, क्या उससे ऊपर निकल पाएंगे? अगर ऐसे बयान देने से पहले एक बार अपने गिरेबान में झांक कर यह देख लिया होता कि मुसलमान महिलाओं ने किस तरह 3 तलाक और हलाला की त्रासदी को कई पीढ़ियों तक झेला है, तो शायद उनकी मुंह से इस तरह के बयान नहीं निकलते। ठीक है अमितोष, क्या असदुद्दीन ओवैसी के बयान को हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ईरान में जो हो रहा है, उनको डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यहां भी वो रिवॉल्यूशन अपने ही समाज के अंदर आ जाए, तो उसको यहीं पर रोक देना चाहिए? विजेंद्र भाई, जो बयान है हम इसको 2 पहलू में देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको हम एक बहुत सेक्युलर पहलू में देख रहे हैं, बल्कि एक रेडिकलाइज बयान है और बहुत सोचा समझा बयान है। किसी भी इस्लामिक देश के अंदर में क्या कोई हिंदू खड़ा होकर बोल सकता है कि मैं यहाँ का प्रधानमंत्री बनूंगा या यहाँ की राजनीति में आऊंगा? कुछ समय पहले बांग्लादेश के अंदर में अभी एक हिंदू ने खड़ा होकर बोला, तो उसको कंटेस्ट भी नहीं करने दिया जा रहा इलेक्शन। भारत के अंदर में कई राज्य में, हैदराबाद ही चला जाता हूं जहां से ओवैसी जी आते हैं, 65% मुस्लिम पॉपुलेशन है। क्या वहां से कोई हिंदू एमपी बन सकता है? अगर 14 लोकसभा सीट्स है, उसमें से 13 तो जो है वो मुसलमान है, एक जो है वो कोई नॉन फील्डेड इलेक्शन कैंडिडेट है। किसी भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया के अंदर में से हिंदू चुनाव नहीं जीत सकता। मुस्लिम लीग से उठाकर आज तक देख लीजिए। लेकिन ये बहुत सही लगता है हमें, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि हिंदू इसको सेक्युलर मानेगा, हिंदू बोलेगा काबिल है तो हो, लेकिन उसकी सोची समझी साजिश क्या है? अगर इनको हिजाब की इतनी ही फिक्र थी तो 15 मार्च 2022 को कर्नाटका हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन। तो फिर क्यों कर्नाटका में, यूपी में जगह जगह पे हिजाब को बना के पॉलिटिकलाइज करा जाता है? इट्स नॉट ए रिलीजियस इशू। इसको तो स्कूल तक में कनेक्ट कर दिया कि भाई स्कूल में बच्चियों को हिजाब पहनकर जाने दीजिए। बिल्कुल। और हिजाब कहां का, ये तो हमें ही पता है। सूरत 33 आयात 59,
हिजाब की बात ही नहीं करती। कुरान कहती कि एक आउटर गारमेंट होना चाहिए, लेकिन हिजाब और बुर्के से जहां पर लोग विरोध कर रहे हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, लिस्ट देखिए। ईरान तो अभी हम सबके विषय में है, ऑस्ट्रिया, बोस्निया, कनाडा, फ्रांस, कजाकिस्तान, कोसोवो, किर्गिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, बुल्गारिया, डेनमार्क, हिजाब बैन है, बुर्का बैन। और क्यों? पब्लिक स्पेस में। अच्छा, वो लोग जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, विजेंद्र भाई देखिए, ये असुद्दीन ओवैसी है और इन्हीं की पार्टी का कार्यकर्ता है, और इन्हीं की पार्टी कार्यकर्ता पे टोंक के ऊपर में एक माइनर के साथ रेप के केसेस लगे थे, लेकिन असुद्दीन ओवैसी को लगता है कि ठीक है, हिजाब वाली बन सकती है। एमआईएम लीडर बुक्ड इन आंध्रा फॉर रेपिंग ऑफ दलित वुमेन, इनको लगता है हिजाब वाली ठीक है। एमआईएम वर्कर अरेस्टेड फॉर रेप, ऐसी टीआरसी की टीआरएस के साथ। अभी हिजाब वाली को रख कर है विजेंद्र भाई। कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। पत्थर फेंकने के लिए देखिए, 2018 के अंदर में फेंके पत्थर हिजाब वाली महिलाएं थी। हल्द्वानी में, संभल में पथराव करते हुए सामने आई। उसके बाद एजुकेशन स्कैम में जादवपुर में, बिलासपुर में, बिहार में, वहां सामने आती है। फिर इलेक्ट्रल फ्रॉड क्या कर रही है, बिहार, सिवान, सीलामपुर, गया, पूर्णिया, मऊ, मधुबन, संभल, रामपुर, जगह जगह पे ये सिर्फ हिजाब को एक रेडिकल टूल बना के आपके और मेरी आंखों में धूल झोंक रहे। बल्कि इनका साफ है, ना ये महिलाओं की कदर करते। कितनी प्रवक्ता है इनकी महिला, अध्यक्ष कौन है इनकी महिला, दलित की बात करते, कितने दलित इनकी पार्टी में, कोई नहीं है। इसलिए हमें समझना चाहिए रेडिकल है ना कि सेक्युलर। और क्या कांग्रेस के बयान को भी इसी तरीके से देखते हैं कि एक वक्त के बाद अगर पॉपुलेशन डाइवर्सिटी कम होती है तो कांग्रेस उस विचारधारा के साथ चल रही है कि वहां उसको हिलाने वाला कोई ना, और इसलिए अभी से वो उस विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। एब्सोल्युटली। आप कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस के अंदर में पुशबैक पॉलिसी को, जो आप इलीगल इन्फिल्ट्रेशन की बात करते हैं, कौन अपोज करने गया? कपिल सिब्बल गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। एसआईआर का विरोध किसने किया? कांग्रेस ने करा। कांग्रेस से लगातार रोहिंग्या के साथ अमनतुल्ला खान जो इनकी पार्टी के लिए बोलते रहते हैं, वो रोहिंग्या के सपोर्ट के साथ चुनाव जीतते हैं। ये रोहिंग्या की यहां पर इन्फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस ने एक बहुत सोची समझी साजिश बना रखी है शुरू से, 1954 से लेकर 2025, चाहे एंटी कन्वर्जन बिल हो, चाहे जॉन वेलविन एल्विन के साथ नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन मिशनरी हो, चाहे फिर सोमनाथ के विरुद्ध लेटर लिखने हो, चाहे राहुल गांधी का 2017 में नॉन हिंदू अपना रजिस्टर में सोमनाथ में लिखना हो, हर चीज समझ में आती है कि कांग्रेस तो वर्तमान में भी अगर आप उमर खालिद या शर्जील इमाम की कपिल सिब्बल वकील कौन है तो वो भी कांग्रेस विचारधारा, प्रशांत भूषण, कपिल सिब्बल हमेशा ही आते। जेएनयू में ढपली बजाने का इनका काम है, टुकड़े टुकड़े गैंग को अपनी पार्टी में शामिल करना है। कुमार किस पार्टी में? वाला जी, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए सोचा जा रहा है कि भाई 20 साल के बाद जब पॉपुलेशन डाइवर्सिटी चेंज होगी और एक पॉपुलेशन ऑलमोस्ट मेजोरिटी की तरफ हो सकती है या फिर इलेक्शन को पूरे तरीके से इफेक्ट कर सकती है, तो हमें वहां तक चलना है इस विचारधारा को लेकर? विजेंद्र भाई, एक बहुत अच्छी चीज है, सर्वोच्च न्यायालय ने अभी एक आदेश दिया है कि 3 महीने में माइनॉरिटी की डेफिनेशन को तय कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट ने सेक्शन 2 क्लॉज सी के अंदर में माइनॉरिटी को डिफाइन ढंग से नहीं करा। उन्होंने कहा वेग डेफिनेशन दी, या तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे, रीजनल बेसिस पे। तो असम में 11 जिलों में हिंदू माइनॉरिटी क्यों नहीं है? माइनॉरिटी तो कहां से आ गई भाई? सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, माइनॉरिटी कहां से हो गई? छोटे वाला एक बार दोबारा प्रश्न दोहराएं सर। क्या कांग्रेस अगले 20 साल के लिए सोच रही है, 25 साल के लिए सोच रही है कि जब एक तबके की पॉपुलेशन इतनी हो जाए कि वो मेजोरिटी के समकक्ष या मेजोरिटी को सीधा चैलेंज कर सके, और इसलिए वर्तमान से हिंदू को टारगेट किया जा रहा है ताकि वो कोर वोट बैंक जो कांग्रेस के साथ बंधा रहा वो एक लंबे वक्त तक बंधा रहे? विजेंद्र भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सब बीजेपी की स्टंटबाजियां हैं। ये इनको जैसे ओवैसी जी का मामला आता है, अब ओवैसी जी जैसा हमारे भाई छोटे भाई बता रहे थे, कांग्रेस पर बताइए। नहीं, मैं वही कांग्रेस की बता रहा हूँ। क्या स्टंटबाजियां क्या है उमेश जी? एक बार जरा खुलकर बताइए कौन सी स्टंटबाजियां है बीजेपी की? स्टंटबाजी ये है, मैं वही आपको बता रहा हूँ। राहुल गांधी से लेकर मणिशंकर तक निशाने पर हिंदू क्यों होते हैं, बार बार क्यों होते हैं? देखो, राहुल गांधी जी के लिए तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, पर लेकिन मणिशंकर अय्यर ने जो अगर कुछ कहा है तो मैं उसकी निंदा करता हूं। अरे सर, दिक्कत ऊपर से है, ऊपर से सही बयान आने शुरू हो जाएंगे तो नीचे तक सही हो जाएंगे। दिक्कत है ऊपर से गलत बयान आता है, नीचे से सब खुश करने के लिए बयान देने लगते हैं। देखो विजेंद्र भाई, ऐसी बात है कि मुझे कोई इसमें कहने में अतिशोक्ति नहीं होगी कि मणिशंकर अय्यर जी कहीं बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय के रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। बहुत अच्छे। तो कांग्रेस क्यों पाल रही है? अब वो ये कांग्रेस को तुरंत प्रभाव से इनको निष्कासित कर देना चाहिए। नहीं, वैसे उनका इतिहास रहा है इलेक्शन को लेकर। हाँ, चाय वाले से लेकर 2017 में गुजरात में यहाँ तक लेकर सारे इलेक्शन को उन्होंने पूरे तरीके से अलग किया है। बिल्कुल अनुचित था। शर्मा जी, फंडिंग जाती है क्या? अब ये ज्यादा बेहतर डिसाइड कर पाएंगे। ये कैसे संभव है कि एक अपोजिशन पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाला वरिष्ठ नेता
उल्टे सीधे बयान देता है और जब तक बयान नहीं देता तब तक वो उसी पार्टी का कार्यकर्ता है, और बयान देने के एन बाद में पार्टी उनके बयान से पल्ला झाड़ इस लेती है। हिसाब से तो महेश गोटेवाला जी, फिर तो राहुल गांधी को भी फंडिंग आ रही होगी बीजेपी से। भाई वो भी तो यही बयान देते हैं इलेक्शन से पहले, और फिर पूरा इलेक्शन चेंज हो जाता है। देखो, फिर तो राहुल गांधी को भी आ रही होगी। अब राहुल गांधी जी को आ रही होती जी, तो आज ये किसी से छुपा हुआ नहीं होता, परंतु ओवैसी जी के पास फंडिंग जारी है बीजेपी मुख्यालय से, ये तो मानते हैं आप? मैं नहीं मानता ये सर, आप मान थोड़ा लेंगे, समझ लीजिए। ये भी मान लेंगे, मैं भी मान लूंगा। अपने हाँ। जेब से कोई ऐसा कागज का टुकड़ा निकाल कर दिखाइए, चैनल को दिखाइए, मुझे दिखाइए, इन्हें दिखाइए। हो सकता है आपकी बात 100% सत्य हो, लेकिन आपके कहने भर से नहीं कोई मान जाएगा साहब। ऐसा अच्छा, है, ये तो मान रहे कि हो ऐसा सकता है सही हो। आपको कहने भर से नहीं मान जाएगा। अच्छा, आपके पास आप देखिए, मानिए मेरे आप पास सुनिए, फोटोग्राफ सुनिए, है। मानिए, आप मानिए, जब चैनल पे आदरणीय मेरे बैठकर पास बात फोटोग्राफ कर रहे हैं, एक मिनट, क्या आप मेरे फोटोग्राफ है? पास एक मिनट, क्या फोटोग्राफ फोटो है हैदराबाद में हाँ। ओवैसी जी के चुनाव से पहले हाँ। स्मृति ईरानी जी, हाँ, स्मृति ईरानी जी मौजूद थी। अच्छा, अभी लोकसभा में एक फोटो हाँ, आया। फोटो है मेरे गोटेवाला पास। जी, लोकसभा का एक वीडियो आया, उसमें प्रियंका गांधी जी प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष के साथ बैठकर कॉफी पी रही हैं। तो क्या बजट से पहले सेटलमेंट किया प्रियंका गांधी ने कि भाई अपोजिशन अपोज नहीं करेगा? क्या ये हुआ है? अपोजिशन देखो, वो एक होटल के कमरे में मिलना और एक यहाँ पे ये राहुल गांधी जी, सोनिया, वो प्रियंका जी की आप तुलना, अगर लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री अरे जी सर, आप तो कह रहे हैं ना, नेता तो मिलते हैं हर शादी में, सब एक साथ होते हैं। अजी शादी तो में क्या फिर मिलने- सही हो गए? शादी में तो बैठे, तो आज यहाँ स्टूडियो में आप हम दोनों भाइयों से मिल रहे हैं ना। फिर ये कौन सी वो बात हो कोई गई? हमारे दुश्मन कौन है? मौलाना नासिब साहब, ये जो बयान आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये सिर्फ इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए और समाज में इनको कोई गंभीरता से नहीं ले रहा? मैं खासकर असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहा हूं। और ये भी क्या महज इत्तेफाक है जो अमितोष ने सवाल खड़ा किया कि भाई जहां मेजोरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां कोई हिंदू जीत कर दिखाई इलेक्शन? आपको कोई उदाहरण नजर आता है कि आज तक के इतिहास में? नहीं, जीतेगा तो वो जिसको टिकट मिलेगा, जो कैंडिडेट होगा, जो कैंडिडेट जबरदस्ती कैसे जीत जाएगा भाई? सबसे बड़ी बात ये है। और ये इन्होंने इतनी बुरी बातें कही है मुसलमानों को, वहां बुरके वाली, वहां बुरके वाली, वहां बुरके वाली, संभल, रामपुर, बहराइच, पता नहीं कहां गिनाया। क्या एक ही समाज में इतनी बुराइयां हैं? मैं इनसे पूछना चाहता, इनके समाज में कोई बुराई नहीं है, मगर मैं इनका और उनका नहीं करना चाहता, मैं सही बात कहना चाहता हूं। अच्छा, मैं सही बात करता हूं सर, मैं सही बात करता हूं। एक दौर में 3 तलाक को भी नंग माना गया, बड़ा विरोध हुआ, अब वो कानून है। मैं कह रहा हूं कि समाज खुद क्यों ये नहीं कहता? जैसे हिंदू, मैं सनातन की बात करता हूं सर, सनातन में घूंघट प्रथा कभी से नहीं रही, लेकिन एक दौर में क्रूति आई, कभी नहीं था, घूंघट प्रथा हिस्सा बनी, तो उसको हटा दिया गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि हिजाब, क्या वाकई में आपको लगता है कि भाई हिजाब नहीं रहा तो फिर वो मुसलमान ही नहीं रहेगी महिला? आपको ऐसा लगता है? अरे सुनिए तो, इस्लाम में आप इतना बोलते हैं, दूसरे बोलने का मौका नहीं देते। इस्लाम में 3 तलाक का कभी प्रावधान था ही नहीं। 3 तलाक सबसे बुरा फेल माना गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नजदीक सबसे बुरा फेल 3 तलाक है। जैसे किसी भी धर्म में शराब नहीं बताई जाती, कोई पीता तो उसे तो फिर बड़े बड़े विरोध क्यों हुए थे उस वक्त? क्यों बड़े बड़े विरोध हुए थे जब 3 तलाक को हटाया जा रहा था? क्यों बड़े बड़े विरोध हुए थे? नहीं, बहुत सी बहनें हैं हमारी विरोध है, हमारी बहुत सी बहनें ऐसे आज भी बहुत प्रताड़ित है। अरे सर, तो क्या हिजाब शब्द लिखा है? क्या हमारी ऐसी हैं, क्या हिजाब शब्द का? विजेंद्र भाई, सूरत 33 आयात 59, मैं पूछता हूँ इनसे, चैलेंज करके बता दीजिए क्या लिखा है। मौलाना नासिम साहब, क्या हिजाब का उल्लेख है कहीं पर? अरे सर, क्या हिजाब का उल्लेख है कहीं पर? क्या हिजाब खिमर का उल्लेख है, हिजाब और निकाब का कहीं उल्लेख नहीं है। मौलाना नाजिम साहब, क्या हिजाब अभिन्न अंग है? मौलाना नाजिम साहब, क्या हिजाब 33 आयात अभिन्न अंग 59 है? पढ़ दे आपके सामने एक बार, सूरत 33 आयात 59 पढ़ दें, पता चल जाएगा हिजाब का। खिमर है, हिजाब कहीं नहीं लिखा, निकाब कहीं नहीं लिखा, बुर्का कहीं नहीं लिखा। जिलेबा लिखा है, जिस इज आउटर गारमेंट, नॉट ए हिजाब, नॉट ए निकाब। तुमने देखा नॉट इंडियन लिखा, यू आर नॉट। अच्छा, आप बता दीजिए ना, क्या हिजाब शब्द का इस्तेमाल है क्या उसमें? मौलाना नाजिम साहब,
मैं कह रहा हूं इसका जिक्र है क्या? इसमें जिक्र है क्या? ये पढ़ दे, नहीं तो मैं पढ़ दूंगा फिर। पढ़ दीजिए भाई, आप पढ़ दीजिए, वो थोड़ा सा दूर है तो हो सकता है सुन नहीं पा रहे हो। देखिए मैं पढ़ रहा हूँ आयत, सुन लो। Surah 33 ayat 59 instructs the Prophet Muhammad to tell his wives, daughters and believing women to draw their outer garments, which is jilbab, around themselves when in public, so they are recognized and modest and not molested. outer garment की बात करिए, कहा ना हिजाब लिखा है ना बुरका लिखा है, लेकिन उसके लिए लड़े जा रहे हैं जो कि लिखा ही नहीं है, तो दैट इज नॉट ए रिलीजियस या पॉलिटिकल इशू। चलिए शुक्रिया नवीन जी हमारे साथ, अमितोष जी, उमेश जी और नाजिम साहब, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए सवाल सिर्फ इतना सा है कि क्या इलेक्शन के लिए हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, या हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी सोच के पीछे एक वो 20 साल आगे की सोच है जहां अभी से अपने वोट बैंक को अपोजिशन मजबूत पकड़ के साथ बनाए रखना चाहते हैं। और क्या वाकई में ये एक रणनीति का हिस्सा है जिसमें हिंदुओं को डाइवर्ट किया जाए, डाइवर्सन लाया जाए और दूसरी तरफ कोर वोट को पकड़ कर रखा जाए? आपको इस पर सोचने की जरूरत है, क्यों ऐसा होता है कि बार बार हिंदुओं को लेकर ही टारगेट करता है अपोजिशन। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। शायद हम और आप नहीं रहेंगे मर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह।